नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाल है यूपी। हम अपने प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं, वहां के नेताओं से और वोटर्स से बात कर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया है, हम केवल उन्हीं की किरदारों को नहीं दिखाएंगे, हम उन किरदारों को भी दिखाएंगे जो हमारे समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। हम आपको उन कलाकारों से भी मिलाएंगे जो अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए समाज में बहुत ही सम्मानित नजरों से देखे जाते हैं। हम उन कलाकारों को भी दिखा रहे हैं जो समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा उपेक्षित किए गए हैं। आज हमारे साथ जो कलाकार हैं वो बेजोड़ कलाकार तो हैं और उत्कृष्ट किरदार भी हैं। आप देख सकते हैं उनको, बढ़िया सा एक हैट है, इसके बाद फ्रेंची दाढ़ी एकदम अमिताभ बच्चन के तरीके है। नाम है आपका जगदीश लाल जी। आप बहुत ही उत्कृष्ट कोट के स्क्रैप कलाकार हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्क्रैप से बनी हुई एक कलाकृति है। ये देखिए आप, ठीक है। जैसे जब आप झाड़ू लगाते हो, आप थक जाते हैं तो अपने कमर पे हाथ रख के और थोड़ा सा सुस्ताने का या अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए झाड़ू लगाते हैं, तो ये मूर्ति है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया जा चुका है। एक और कलाकृति दिखाता हूँ आपको, काफी वेटेड है। ये देखिए आप, ये है बुंदेलखंड की संस्कृति में जो कुटीर उद्योग हमारी महिलाएं करती हैं, बीड़ी बनाने का जो कार्य करती हैं, उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये मूर्ति बनाई हुई है। और ये देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है। इस तरीके की मिस्टर लाल साहब ने झांसी के अंदर 100 मूर्तियां लगी हैं। और आपके बारे में बता दूं कि ये 1 इंच से लेके 24 फीट तक की मूर्ति बना चुके हैं, वो भी स्क्रैप से। आप राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित हैं और पूर्व में झांसी के जो कमिश्नर रहे हैं श्री कालका प्रसाद जी, आप उनसे भी सम्मानित हैं। चलिए बात करते हैं, कहाँ से ये हुनर आया, किस तरीके से इन्होंने सीखा है इस चीज को और समाज में क्या क्या दिया है मूर्ति के द्वारा। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। धन्यवाद। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए कि कैसे बैकग्राउंड से आप आए हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जगदीश लाल BHL में स्क्रैप आर्टिस्ट के नाम से पहचाना जाता हूं, बल्कि अब की पूरा यूपी में भी स्क्रैप आर्टिस्ट से पहचाना जाता हूं। रहा सवाल की शुरुआत मेरी ऐसे हुई कि पहले मैं कमर्शियल फिल्मी पोस्टर बनाया करता था, तो मैंने काफ़ी समय चलाया और उसके बाद में काफ़ी मेरा इस पर काफ़ी मैं हाईलाइट हुआ और काफ़ी काम किया। फिर इसके बाद में जब ये आधुनिक एक फैक्ट्री है BHEL फिल्मों के जो आप स्क्रैप बनाते थे वो कैसा क्या रहता था? वो कमर्शियल एक पोस्टर्स होते थे, फिल्मी पोस्टर्स जो सन 70 और 70 से पहले के जो है ना फिल्म आपके जो फिल्म का जो पोस्टर होते थे वो बनाता हूँ, जो आपके छवि गृह में लगाए जाते थे। अच्छा, जो पेंटिंग के थ्रू पेंटिंग है, हाँ। तो उसमें फिल्मी पोस्टर जो भी, जैसे शोले का है, जीने की राह का है, कारवां का है, रुत तेरा मौसम, ये बड़े बड़े मैंने पोस्टर बनाए जिसमें कि खुशबू और क्या नाम है, खुशबू का एक पोस्टर जो बनाया था, उसमें मेरे को बॉम्बे जाना भी पड़ गया था। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने अब देखा कि मैं घर में बड़ा हूँ, तो उसमें से मैं उसको कैंसिल किया। उसके बाद में फिर हमारे यहाँ एक काफ़ी लंबे समय चलने के बाद फिर BHEL झांसी में ये संस्था खुली, एक फैक्ट्री, तो उसमें मैं इसमें अपॉइंटमेंट मेरा 1976 मई में हुआ है, और वो भी एज ए आर्टिजन से बोले काम करने वाला के रूप में हुआ। इसके बाद में मैंने देखा कि, और हमारे पिताजी के दोस्त रहे रामनाथ कोविंद जी, और पिताजी हमारे स्वर्गीय श्री नंदलाल वरिष्ठ समाज सेवी थे, ये आपस में मिलजुल करके मेरे को आगे बढ़ाने का ये प्रयास करते थे। तो उनके आइडिया से मैं कुछ ये काम कर रहा हूँ। और इसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं ये काम जब शुरू किया तो मेरे को जो चंडीगढ़ में जो एक रॉक गार्डन बना हुआ है स्क्रैप से, तो वो नेकचंद सैनी, उन्होंने रॉक गार्डन का उसको किया है, उसको बनाया है। वो उसी स्टाइल में उसको मैंने ये काम चालू किया। तो टूटे हुए टाइल्सों से तार मोड़ करके चिड़िया बनाना और तरह तरह का कांच टूटा हुआ उसको कुछ जगह जगह उसको फिट करके फ्लावर बनाना, ये करना वो। तो ये मैंने वहाँ से शुरू किया। उसके बाद में फिर मैंने BHL में वो काम शुरू किया। तो वो काम, आप इंस्पायर्ड किससे हुए थे? स्क्रैप में आने? सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी से हुआ, फिर इसके बाद में फिर
उन्हीं की वजह से फिर जो रामनाथ कोविंद जी जो पिताजी के दोस्त आते जाते रहते थे, तो वो हमको ज़रूर मिलवाते थे उनसे। तो वो ये आइडिया देते थे कि ये मूर्तियाँ तो दुनिया के लोग बहुत कुछ बनाते हैं, कोई नई चीज़ बनाइए। तो अब चूँकि हम लोग दलित समाज से हैं, तो पिछड़े समाज से हैं, तो ये दिमाग में था कि कुछ किया जाए। तो फिर हमने जैसे कि आपने देखा हो, सफाई कर्मचारी है ना, बीड़ी बनाती महिला है, अभी और एक रखी हुई है, क्या नाम है, धोबी कपड़े खींच रहा है, एक मकान बनाने वाला है ना। इस तरह से मैंने दलित संस्कृति से जुड़ी है, आपने ज़्यादा चीज़ों को जुड़ी है, प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और जब भी मैं जिनको जहाँ लगाता हूँ, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी पहले होते हैं, फिर उनके बाद में ये उनके अनुयायी जो है ना हमको लगाते हैं, और वो एक सीरीज बन जाता है, तो उसको बड़े रुचि और उससे देखते हैं। तो स्क्रैप जो BHL से निकलता है, केवल मैं उसी से ही बनाता हूँ, और उसमें करीब करीब मैंने करीब 60-70 तो मैंने ये छोटे जो वर्कर होते हैं ना, जिनसे फैक्ट्री, डैम, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये सब तैयार होती हैं, उन्हीं वर्करों को मैंने बनाने का चेष्टा की है। और कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी चीज़ बने कि लोग देखें और वाह करें। जगदीश जी, आपने बताया कि नहीं, पिताजी और महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी से आप इंस्पायर्ड हुए, आपको काफ़ी प्रेरणा दी और आपको काफ़ी प्रोत्साहित किया उन्होंने। क्या आपके पिताजी की कभी इच्छा नहीं होती, जैसे कि अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या अन्य पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भाई चलो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या कुछ जज बनते हैं, कुछ और अलग काम करते हैं, इससे ज़्यादा नाम रोशन होता है। तो आपके पिताजी को कभी ये नहीं लगा कि एक कलाकार आप बने और भेल में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो कभी ये इच्छा नहीं आपने उन्होंने जताई कि नहीं भाई ये भी करो तुम? नहीं, वो क्या था, केवल आप कुछ अलग करने का प्रेरित करते रहते थे क्या? क्या था कि पिताजी भी हमारे समाज सेवी थे, तो वो भी कुछ ना कुछ करते थे। तो उन्हीं ऐसी आइडिया पे कहा कि आप भी अगर कला में दिलचस्पी है तो आप कला का काम करिए, लेकिन करिए इतना कि दुनिया काम कर रही है कला के ऊपर, लेकिन ऐसा काम करिए कि आप जाने लोग आपको, एक नया काम करिए, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो बेकार है। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा दिमाग लगा करके और थोड़ा सा दिमाग ये किया कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, तब मैंने उनको ये बनाना शुरू किया, और इतने अच्छे तरीके से बनाया कि जो भी देखता है वो एक बार तो ये कहता है कि नहीं, हमारी इस स्क्रैप आर्टिस्ट से ही मेरी पहचान है, और वो ये जानते हैं कि ये जो कलाकृति बनाता है वो अपने आप में एक है। जब हमने 1903 में जब झांसी महोत्सव था 22 फरवरी को, तो हमने किले पे 32 मूर्तियाँ लगाई जो 1857 का गदर है, जिसमें झांसी की रानी, झलकारी बाई, वीर पूरन कोरी को शहीद होते हुए दिखाया हमने, है ना, जनरल केनिंग है, जनरल ह्यूरोज है ना, और दूलाजी राव है रिश्वत लेते हुए, गुलाम गोश्खा साहब हैं। इस तरह से मैंने तमाम, एक बुंदेलखंडी वाद बजाते हुए रमतूला, इस तरह को मैंने तमाम मूर्तियाँ बनाई हैं, जो कि 93 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बी सत्यनारायण रेड्डी ने फीता काट करके और उद्घाटन पत्थर का शिलान्यास कर वो झांसी को सुपुर्द किया था। तो वो इतना हाईलाइट हुआ कि मतलब उसमें हर मीडिया ऐसा उत्सुक था कि जगदीश लाल का एक बार इंटरव्यू लेना, जगदीश लाल का एक बार इंटरव्यू लेना। मैं तभी से जो किले पे मूर्ति तभी से ही मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। फिर बाद में तो दिल्ली से, लखनऊ से मीडिया काफ़ी आए और हमारा इंटरव्यू लिया, और इन्हीं मीडिया के वजह से आज मैं जो भी कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को हाईलाइट किया इस चीज़ को देखते हुए कि वाकई में एक कला है, और स्क्रैप का कला हर कोई नहीं बनाता है। हमने तो दो ये बात समझ के किया है कि जो प्रदूषण खराब हो रहा है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, कोई भी धातु हो, जब ये पर्यावरण खराब। ज़्यादातर कौन सी धातु का यूज करते हैं? मैं ज़्यादातर आयरन को कर रहा हूँ, उसके बाद में अभी सेकंड मैंने रिटायरमेंट के बाद प्लास्टिक को किया है, जो आजकल के समय में जो है ना आधुनिक भारत होने जा रहा है। तो उसमें प्लास्टिक की बोतलें और महिलाओं का जो साज सज्जा है, उनके जो सामान निकलता है वो, है ना, और काफ़ी आपका जो कोरियर द्वारा सामान आता है प्लास्टिक का, तो उससे भी मैं बना रहा हूँ। तो उससे भी करीब करीब मैंने 500 के लगभग कलाकृतियाँ बनाई हैं, जो एक अपने आप में एक है उदाहरण है। ये बताएं, अभी तक आप कितनी मूर्तियाँ बना चुके हैं लगभग आपके ने? लगभग देखिए, अगर आप पहले तो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि शुरू का जो पोस्टर में बनाता था उसका रिकॉर्ड, जब मैं 22 साल का भी नहीं था, उससे रिकॉर्ड मेरे पास आज भी है फिल्मी पोस्टर का, वो मेरा रिकॉर्ड रखा हुआ है।
उसके बाद में फिर मैंने लोहे से जो कलाकृतियाँ बनाई हैं वो मेरे पास मैं समझता हूँ कि लगभग 700-800 तो करीब है। 700-800 स्क्रैप से मूर्ति बनाना 800 है ना। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। और उसके बाद में अभी मैंने एक और शुरू किया है रिटायरमेंट के बाद कि डॉट पेन, जो डॉट पेन होता है इससे हम साइन करके पेमेंट लेते हैं और या बच्चे लिखते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे मैंने 4,500 पेंटिंग बनाई है। एक ये डॉट पेन से 4,500 पेंटिंग, जी हाँ 4,000 पेंटिंग बनाई है। वो स्क्रैप से या पेन को जिसके केवल यूज पेन करके? पेन इसके आप देखिए कितना पेन वहाँ रखा हुआ है, ऐसे कई डिब्बे भरे पड़े हैं वो खाली ओके, ओके। खाली पेन। जी, जी, जी। तो इससे बनाते हुए मैंने कहा कुछ नया हो, हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि नया हो। और भी मैंने एक और अभी थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए जी, हालांकि मेरा बचपन का शौक़ था फिल्मी दुनिया से जुड़े रहना। मैं हालांकि पहले एक ज़माना था जितेंद्र का बहुत दीवाना था, मैं फिल्मी कलाकार जितेंद्र का। मैं भी जितेंद्र हूँ। हाँ, तो दीवाना था। तो वो क्या था कि उस पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं उस पर पिटा भी हूँ थोड़ा सा कि जितेंद्र से मैंने एक लेटर मंगवाया था क्योंकि मैं चिट्ठी डालता रहता था उनको, उसमें पोस्ट कार्ड का ज़माना था। तो एक हमजोली फिल्म आई थी जो बैलगाड़ी के नीचे उसने डांस किया लीना चंदवर के साथ, तो मेरे को बहुत ही भा गया था। तो मैंने एक लेटर लिखा कि जो आप लाइनिंग ब्लू लाइनिंग में आप शर्ट पहने इसका एक फ़ोटो हमें भेजिए। तो उन्होंने भेजा। तो उस समय CIC में जो प्रिंसिपल थे PL नॉक्स, वो हमारे पिताजी को जानते थे। तो उन्होंने बुलाया कि आपका बच्चा हीरो बनने चला गया है, आप तुरंत आइए। तो मैं आया, तो मैं वहीं था। तो उन्होंने काफ़ी कहा कि देखिए ये बच्चा है आपका बिगड़ रहा है, इस तक मतलब आप थोड़ा देखिए, नहीं तो ये चला जाएगा। तो भी कुछ ऐसा था तो वो करता रहा। तो फिर वो पोस्टर बनाने का तो मेरा बहुत ही अच्छा था कि पिताजी वगैरह जो भी आते थे वो तारीफ़ करते थे कि नहीं आपका लड़का बहुत अच्छा ही कर रहा है। तो ये एक तो यही है। और उसके बाद मैं प्लास्टिक का चल ही रहा है, प्लास्टिक कर रहा हूँ मैं। जगदीश जी एक चीज़ बताएं, हम झांसी में बैठे हुए हैं। झांसी को संस्कृति का शहर कहा जाता है या कहें कि 1857 की गदर का भी एक केंद्र था ये। झांसी में कहाँ कहाँ पर, क्योंकि सब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब वो निकलते हैं तो झांसी में आपको अक्सर लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिख जाएगी, झलकारी बाई की मूर्ति दिख जाएगी। तो पता होना चाहिए कि जो मूर्तियां लगी हैं ये किस कलाकार की हैं और कहाँ कहाँ पर लगाई गई हैं, कि जिस मोहल्ले से या जिस चौराहे से निकल रहे हैं वहाँ कहाँ कहाँ, थोड़ा सा आप बताएं हम लोग। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं झांसी में पैदा हुआ और झांसी में ही बड़ा हुआ। झांसी में ही मैंने एक नए चीज़ को हाँ बनाया है। तो झांसी में अगर आप देखेंगे तो एक तो झांसी किले का जो झंडे वाली बुर्ज है उसके बाहर की तरफ मैंने 32 मूर्तियाँ लगाई हैं जो 1857 का गदर है, वहाँ 32 मूर्तियाँ। उसके बाद में आप चले आइए ठीक इधर मिनरवा साइड में, तो वहाँ पे गुलाम गोश्त खां साहब की एक तोप लगाई है जिससे 3.25 टन की है वो। गुलाम गोश्त खां के बारे में एक बार बता दें, कौन थे गुलाम गोश्त खां? गुलाम गोश्त खां 1857 के जो झांसी की रानी के विश्वास पात्र तोपची थे वो। हाँ है ना। तो वो थे, तो वो उनका जो है ना विशेष इतिहास में नाम है। और झांसी के साथ में जो लड़ी वीरांगना झलकारी बाई, उसका भी मूर्ति मैंने किले पे लगाया हुआ है। यहाँ पे ये सारी 32 मूर्तियाँ लगी हैं। इसके अलावा भी हमने एक झांसी में पड़ता है कि उन्नाव गेट में एक झलकारीपुरम उसका नाम रखा है जब से वो मूर्ति लग गई है। तो जहाँ राष्ट्रपति साहब ने एक मूर्ति लगवाई थी RCC की, तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि एक नेशनल लेवल के कलाकार जगदीश लाल हैं अपनी समाज के, जब ये बन जाए मूर्ति लग जाए तो उसका पार का जो ब्यूटिफिकेशन है वो उनसे कराना। तो मुझे 10 साल बाद याद आया, तो मैंने BHL में रहते हुए वो 8 फीट की लंबाई वाली वीर पूरन कोरी की तोप बनाई जो झलकारी भाई के हस्बैंड थे और झांसी की रानी के जो सेनापति थे और वो सेना के इंचार्ज भी थे वो। और उन्नाव गेट रहने के बाद उनको वो जगह इसलिए दी गई थी क्योंकि वहीं उनका घर था ताकि ये अपनी ड्यूटी आराम से कर सकें। ये एक तो वहाँ लगी है। और आप अब चले आइए रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बाहर की तरफ एक झांसी की रानी का स्केप से एक मूर्ति लगी है जो विशाल है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, एक वहाँ लगी है। फिर आप आइए DRM ऑफिस के जैसे आप उनके ऑफिस में एंट्री करेंगे तो एक लालटेन लिए हुए एक अप्पू बनाया हुआ है। तो आपने बहुत पहले देखा होगा कि जब रेलवे का कोई भी कैलेंडर निकलता था तो एक अप्पू का पहले आता था वो लालटेन लिए हुए। तो वो मैंने
एक बनाया उनको याद दिलाने के लिए कि आपके पहले ज़माने में ये चलता था, अब आजकल आप लोग भूल गए थे। ये डीआरएम का भी कहना है कि ये आपने बनाई है तो ये हमको एक याद दिलाती है। ठीक फिर जो है ना, आप डीआरएम जहाँ रहते हैं उसके आगे एक चौराहा पड़ता है, कोई वो है गेस्ट हाउस, उस चौराहे पे जो राजा महाराजा लोग जो शराब पीते थे, जो सुराही होती थी ना, वो मैंने 10-11, हाँ, वो मैंने 11 फीट की बनाई हुई है। तो वो एक्चुअल में वो देखी जाए तो वही चीज़ जो है ना मेरी दिल्ली में भी लगी है, सीरी फोर्ड पे बीएचएल ऑफिस है, वहाँ लगी हुई है। तो वही डीआरएम साहब बोले कि इसको इस तरह से बनाई, तो वो हमने वो लगाया हुआ। और सीनियर इंस्टीट्यूट में बच्चों की फिसल पट्टी है, स्वाति एरोप्लेन है ना, और शीशो वगैरह कई हमने चीज़ें बनाई हैं, ये वहाँ लगी हुई है। और उसके बाद में आप जब उधर जाएंगे ना कि ये कानपुर, झांसी का तो ये हो गया, कानपुर में भी एक लगी है उधर आपका शहीद उपवन में, एक ढाल और एक तलवार, उस पर नीचे लिखा है मैं झांसी नहीं दूंगी। तिरुचिरापल्ली में लगे हुआ है गांधी के 3 बंदर, जो मैंने एक रिकॉर्ड है जो सुनने में आया, जो मीडिया बोलता है कि गांधी जी 3 जो बंदर बनाए हैं मैंने, बुरा मत सुनो मुँह नहीं लगाया, बुरा मत कहो मुँह नहीं लगाया, बुरा मत देखो आँख नहीं लगाई, और बुरा मत सुनो मैंने कान नहीं लगाए। ये कृति इतनी हाईलाइट हुई है तो जो मेरे अभी घर में भी है छोटे रूम में, और तिरुचिरापल्ली में लगी है। बीएचएल के अंदर एक और जो लगी है वो मैंने बनाया है गांधी जी के 4 बंदर, जो आजकल जो मोबाइल का ज़माना चल रहा है कि है उसी स्टाइल में, बट ये बनाया है कि जो लोग गलत एसएमएस जो करते हैं ना, तो उसमें बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत एसएमएस करो। ये मैंने गांधी जी का 4था बंदर बनाया है। ये दैनिक जागरण ने कई बार छापा, और इस तरह से जो है ना नई और तिरुचिरापल्ली में लगी है, आपका कलकत्ता बक्रेश्वर में लगी हुई हैं, पूरे इंडिया में आपकी लगभग बक्रेश्वर में है, कलकत्ता में लगी है बक्रेश्वर में, और आपका तिरुचिरापल्ली में भी हमने वहाँ लगाया हुआ है। काफ़ी एक बच्ची जो है ना साउथ इंडियन टाइप की हमने बनाई थी, तो वो बैग लेके स्कूल जा रही है, वो बहुत चौराहे पे लगी हुई वहाँ। तो इस तरह से मैंने झांसी में भी, और दिल्ली, कलकत्ता, और बिहार में बरौनी वो है एक कंपनी है, वो बीएचएल का कुछ जॉब हम लोग देते रहते हैं, वो कुछ हमारा कस्टमर है, तो वहाँ भी हमने एक बहुत बड़ा हिरन बनाया था। तो आपने बताया कि केवल झांसी ही नहीं, कानपुर में भी, और बिहार, कलकत्ता और दिल्ली और अन्य कई जगहों पर आपने स्क्रैप की मूर्तियां बनाई हैं, और इसके बाद वो बहुत फेमस हुई हैं। आपने एक और अद्भुत चीज बताई कि गांधी जी की जब आपने 3 बंदर तो बनाए, वो बहुत फेमस हुए, उन बंदरों में जिस चीज के लिए बोला जा रहा था वो चीज नहीं थी एक, और आपने खुद अपनी कलाकृति में एक अनूठा नमूना पेश किया, अपनी सोच का पेश किया। गांधी जी के 4 बंदर बनाए। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमेशा फेक न्यूज आती है, जो एसएमएस फेक फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, तो आपने बनाया है कि आप फेक एसएमएस को प्लीज फॉरवर्ड ना करें। इसको भी आप गांधी जी की 4थी सीख में मान सकते हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनल। अब मैं बार बार आपको सुन रहा हूं कि भेल ने बोला, भेल में नौकरी करते हुए आप रहे, तो ये मुझे पच नहीं रही ये चीज कि आप भेल में नौकरी करते रहे और इसके बाद आप लगातार इतनी मूर्तियां बनाते रहे, ये संभव कैसे हो पाया? तो क्या संभव इसलिए हो पाया है कि भेल कैसे मदद किया आप? भेल ने हमको ऐसे मदद किया है कि उन्होंने देखा कि इसका जो काम करने का जो तरीका है और एम्प्लॉयज से हटके है, और जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैंने टाउनशिप में उतना चमकाया हुआ है, कम से कम टाउनशिप में मेरी कम से कम 50-60 मूर्तियाँ लगी हैं, और सब बढ़िया से बढ़िया। आप जब भी जाएंगे है तो एक श्रमवीर बनाया हुआ है हथौड़ा चलाते हुए, करीब वो है ना 7-8 फीट का है, और एक फैक्ट्री के अंदर आप जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे एक रथ बनाया हुआ जो अर्जुन का, तो उसमें अर्जुन तीर कमान लिए हुए और श्री कृष्ण उनको इशारा करते हुए शंख बजाते हुए है, वो मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद में गेट के अंदर तो काफ़ी कलाकृतियाँ हैं कि पक्षी हैं, कौवा है, कुत्ता है, लोमड़ी है, और एक और बनाया था कि आजकल जो चल रहा है ना कि लोग रोड पे चलते हैं तो हॉर्न बजाते हैं तो काम को डिस्टर्ब होता है, कि जो बोलते हैं शोर प्रदूषण जिसे हम बोलते हैं, शोर प्रदूषण के ऊपर मैंने यहाँ बनाया, और कलकत्ता में भी वो लगी है शोर प्रदूषण के ऊपर,
कुछ आजकल क्या होता है कि शोर जो होता है ना, जहाँ अगर मान लो जिस टाउनशिप है या कोई रास्ते में है, कोई आदमी बीमार है कुछ है और आप पी 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 करते जाते तो वो पेशेंट को कितनी दिक्कत होती है। इस तरह से हमने शोर प्रदूषण एक एक मैसेज बनाया था कि लोग जो है ना इसको ध्यान दें, जैसे कि शोर प्रदूषण है, आपका स्वच्छ भारत अभियान है, इस तरह के मैसेज हमने बहुत बनाए हुए हैं। जी, आप समझे नहीं मेरे प्रश्न को। मैं ये कह रहा था कि आप नौकरी में रहते हुए, भेल के साथ रहते हुए कैसे संभव है? भेल ने आपकी क्या मदद करी थी? भेल ने हमको इतनी मदद की है कि वो ये देखा कि अब ये स्क्रैप से बना ही रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें बीएचईएल का भी नाम हो रहा है और एम्प्लॉयज़ की अपनी नौकरी तो चल ही रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये काम करा तो उनको इसी में लगाओ। उसके बाद सारा स्क्रैप, एम्प्लॉयज़, वेल्डिंग सेट, गैस कटिंग मशीन, सारे टूल्स उन्होंने सब उपलब्ध कराए। और फिर हम जब हमको सारी चीज़ मिल गई तो फिर हमने उसको और ज़्यादा इसको काम करने का प्रयास किया कि हम ऐसा काम करें, कोई ईडी वगैरह ये कहे कि हाँ भाई हमने जो उनको फैसिलिटीज़ दी है वो उस पर काम कर रहा है। देखिए, ये एक उदाहरण है। अगर आप किसी भी संस्था में, हर संस्था चाहती है कि उनके पास वो कोहिनूर हो जो उनकी संस्था को एक नए लेवल पे लेके जाएं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके अलावा भी। तो आप उदाहरण है, देखिए, काम वो भेल का करने के लिए गए थे, लेकिन अपनी खुद की इस तरह से कलाकार थे, इस तरह से कलाकृतियां बनाते थे कि भेल ने कहा कि नहीं ठीक है भाई, आप हमारे स्क्रैप का यूज कीजिए। स्क्रैप कहीं और जाता होगा, स्क्रैप का यूज करके आप बनाइए। एक बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अक्सर दलित परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। आप इतने महान, दुनिया कहती है आपको, आप महान कलाकार हैं, कलाकृतियां आपकी उत्कृष्ट हैं। क्या आप वाकई अपने अंदर से वो महसूस करते हैं कि अगर आप दलित ना होते तो आज आप जो झांसी में आप हैं, तो शायद कहीं और जगहों पे आप अपना नाम भी खेल रहे होते? क्या आप उदासीन रखे गए सरकार के द्वारा? नहीं, पहले तो बात तो ठीक है और ये रहा भी, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का भी होता है कि जब अपने ही लोग जब नहीं पूछते हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो मूर्तिकार हो, जब नहीं पूछते। कलाकार को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, कलाकार को चाहिए इज्जत और सम्मान। वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज बात तो बहुत कुछ करती है, लेकिन अपना समाज कुछ नहीं कर रहा। और बाहर के लोग करते भी और नहीं भी करते हैं। नहीं करते होते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता, उनका भी सहयोग रहता है। लेकिन जो ये काम जो मैं कह रहा हूँ कि अपने समाज के लोग, मैं आए दिन मीटिंगों में जाता हूँ, समाज की मीटिंगों में, लेकिन वहाँ केवल वो अपनी संस्था की बात करते हैं और वो ये नहीं सोचते कि चलो भाई एक अपना कलाकार है या राइटर है या संगीतकार है या समाज को अच्छा काम, वो बिल्कुल भी उनको सामने नहीं लाना चाहते हैं। बस वो तो ये चाहते हैं कि मैं तो किसी तरह से फोटो करके किसी संस्था में घुस जाऊं और बस शॉर्टकट निकलने की कोशिश करता है और उसमें शॉर्टकट में वो फेल हो जाता है। लेकिन जो आदमी मैनुअल काम कर रहा है, प्रैक्टिकल्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो आदमी सक्सेस होता है, वो लगा रहता है। वो नहीं सम्मान करे, नहीं कुछ करे, लेकिन जो आदमी में अगर कुछ करने की है तो वो लगा रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संस्थाएं अपनी हैं उनको ज़रूर ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ, आगे लाना चाहिए। जैसे कि आप बार बार राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे थे, हाँ, ठीक है? जब वो राष्ट्रपति बने, पहले तो आपको बहुत प्रोत्साहन देते रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने आपके लिए ऐसा क्या किया कि नहीं जगदीश जी आप आइए, ये कीजिए और विश्व पटल पे छा जाइए? देखिए बात बिल्कुल ठीक है। रामनाथ कोविंद जी जब से वो राष्ट्रपति बने, वो अपने आप में बहुत चेंज हो गए। जो बात उन्हें कहना चाहिए वो नहीं कह पाते हैं। मैं आपको बता दूं, टू बी फ्रैंक, कि मैंने एक चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दी और एक वकील द्वारा हमने इसको भिजवाई थी, बट वहाँ से जो जवाब आना चाहिए वो प्रॉपर जवाब नहीं आया। उसमें क्या लिख दिया गया कि आप जहाँ इसकी प्रॉपर जगह है आप वहाँ अप्लाई कीजिए। क्या थी प्रॉपर जगह? प्रॉपर ये था कि मैं चाहता था कि राष्ट्रपति साहब जो है ना मेरे को बुलाएं और मेरे को सम्मानित करें, और वे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनके लेटर मेरे पास आज हैं। मैं आपको लेटर बता दूं, जब एक संगमा हुआ करते थे उद्योग मंत्रालय में कांग्रेस के ज़माने में, उस समय इन्होंने खुद मेरे लिए एक लेटर लिखा था संगमा जी को कि जगदीश लाल को सम्मान हो जी। तो दुख इस बात का होता है कि अपने ही लोग, चाहे ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, नहीं करना चाहते। बस उनको काम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। हम लोग जो काम करते हैं हमारे काम पे ही वो हाईलाइट होता है, बट वो ये नहीं सोचते कि
हमें नीचे भी देखना है। मैं आपको बता कोई दूं, मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर है उनके, आपको भी दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दुख होता है और कुछ नहीं। कोई रिकमेंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी नहीं करी उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। तो अंतिम सवाल आपसे, आपके पास ये जो कलाकृति है, आपके पास जो हुनर है, आप जो कलाकृतियां बनाते हैं, आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं अगली पीढ़ी में कि नहीं, कि आप नहीं तक कर रहा अपने हूँ, तक ही नहीं सीमित है, बहुत कुछ कर रहा और हूँ। कलाकार निकाल पाए हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक हमारे पास थे मनीराम प्रजापति, वो इतना शार्प काम करने लगा था वो, कि अगर मैं जहाँ से जाना है मुझे 4-5 घंटे के लिए, तो बताया जाता था ये ऐसे करना है, ये कान ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, तो वो बताया तो वो करता था। एक अहम सवाल, मान लीजिए कोई बच्चा आपके पास आता है, ठीक है, तो वाकई इस क्रैप में कितना फ्यूचर है? क्या एक मूर्ति में वो कितना, अक्सर बात होती है ना, कमा कितना सकता है, अगर इसको अपना बिजनेस बनाना चाहे, करियर बनाना चाहे, तो इस लिहाज से कितना ज़्यादा हम लोगों के लिए देखिए प्रॉफिट वाला है? उसमें करियर तो यह है कि हाँ कला के नाम से करियर बन तो सकता है, कि हाँ ये कलाकार ये टूटी फूटी चीज़ों से या प्लास्टिक बोतलों से या से ये बना रहा है, ये तो हो सकता है। बट वो चाहे कि हम पैसे में कुछ हो, वो नहीं हो सकता। नहीं क्यों हो सकता। नहीं हो सकता? क्योंकि अब आदमी सोचता है कि अरे क्या टूटी फूटी बोतल से यार 4 दिन देखेंगे बाहर फेंक देंगे। तो पर्यावरण उसके लिए तो ठीक है कि चलो भाई आप कलाकृति के नाम से आपने 100 सामान फेंका, उसमें से 4 कलाकृति में से 4 माइनस तो इसमें से, तो वो तो पर्यावरण के लिए ठीक है। बाकी कुछ भविष्य ये हो सकता है कि हाँ कला के नाम से आप कुछ बना सकते हैं बस, लेकिन आप सोचो कि बच्चों को पाल लें या ये कर लें, वो नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे साथ जगदीश लाल जी, जो स्क्रैप कलाकार हैं, अपने आप में महान व्यक्तित्व है इनका, और उत्तर प्रदेश के अगर कोहिनूर कहा जाए तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इनको भी अन्य दलित कलाकारों की तरह, अन्य दलित लेखकों की तरह कह सकते हैं, अन्य दलित साहित्यकारों की तरह या अन्य दलित खिलाड़ियों की तरीके भी आज भी ये सरकार के द्वारा एकदम नकारे जा रहे हैं। इनको किसी भी तरीके के कोई कह सकते हैं उपलब्धि नहीं दी जा रही है, सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अपने आप में ये अनूठे होंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कबीर कबीर हाँ कहते रहिए। ये चैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। और मेरी बात समाज के लोगों के बीच जाएगी, और जहाँ भी आपका चला जाएगा तो कम से कम ये तो कहेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति वाकई में पीछे रह गया है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।